किया कि आप इतवार के दिन तकलीफ उठाकर यहाँ पर आए हैं। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके ज़रिए से पूरी जनता को, आवाम को ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन, 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुसलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो खतीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे और उसके बाद उनकी खिरत से ही जलसे का आगाज़ होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी ने लाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे भारत के आईन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट बिल को बचाने के लिए नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो एंक्रोचमेंट, उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए आ रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है
और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीजें इस अमेंडमेंट बिल के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविजन रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके जरिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज कब्जा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। और आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारस्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुजदिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े लॉजिकल ऑफ इंडिया रहेंगे, अब ये बिल होने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद, खानखाएं भी हैं, कब्रिस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करे, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को
खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, नहीं वक्फ बाय यूजर नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, परेशान मत क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म यूसेज, टेम्पल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट है, उनका नाम है बीके मुखर्जी। बीके मुखर्जी एक जज थे। मुखर्जी की किताब में उन्होंने क्लियरली लिख दिए कि बाय यूसेज वो उस डीटी या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलेफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करो, किसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा, कोई भी जाके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब वक्फ बाय यूज खत्म हो जाएगा, और बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सरकार झूठ है। राम मंदिर के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूज होगा, बाजाब्ता उन्होंने बताया कि एविडेंस ये होगा, उसका पोजेशन होना चाहिए। वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है, और ये सरकार उसमें बोल रही कि नहीं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल दिल्ली गवर्नमेंट टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस करना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने कहा कि उस 120 सिर्फ दिल्ली के प्रॉपर्टीज की 2007 में मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़। अब जब ये वक्फ बाय यूज का प्रोविजन आएगा, लॉ बन गया, 120 प्रॉपर्टीज चले गए, जिसमें भी है, जिस पार्लियामेंट की है, जिसके इमाम रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, वो चले गए। अब कल गवर्नमेंट बोली नहीं हमारी लगा, तो उसमें तो खत्म ही हो गया। अब दूसरा यह है कि अगर मैं जाकर एएसआई के मॉन्यूमेंट, जो सच्चर ने कहा, मैं जाके बोलूंगा गवर्नमेंट ने बिल में क्या किया कि गवर्नमेंट का डेफिनेशन जो होता है उसको इतना इनलार्ज कर दिया कि उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आ गए। बोलूंगा भाई मेरी है, तो बोलेंगे हम वक्फ बाय यूज खत्म कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा वक्फ बाय यूज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिए, 12 साल के बाद उन्हें मालिक बन गया। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंचेगा, हमको बताइए। हम तो लूज कर रहे हैं हमारे पूरे प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को। आप सेक्शन 3D ला लिए, सेक्शन 2 ला लिए, सेक्शन 3C कर दिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा बताइए? मेरा गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा, कई जमीनों पे कब्जा है गवर्नमेंट का, तो दुनिया का उस इंसाफ का उसूल यह है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। आप क्या कर रहे हैं? डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करिए, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। हमारे देश में, वतन अजीज में, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वो किसके हक में फैसला करेगा? वो अगर आप ईमानदार थे तो आप बोलना था कि अगर ऐसे झगड़े होंगे तो कोर्ट तय करेगा, आप कोर्ट को भी निकाल दिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी हर एतबार से मुसलमान अपनी जायदादों को खोने जाएंगे। किरण रिजिजू का कल वीडियो देखा मैं, इतना झूठ बोल रहे वो
कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं, सेक्शन 3C के तहत अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे। सेक्शन 3D के तहत क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, बताओ? सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। और अफसोस की बात यह है कि चंद्राबाबू नायडू की सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एम्प्लॉइज जो नॉन हिंदू है उनको निकाल रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एक्ट ये कहता है कि जो टीटीडी का मेंबर होगा वो हिंदू धर्म का होना चाहिए। बोर्ड में आप एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है चंद्रबाबू नायडू की। एम्प्लॉइज का जिक्र नहीं है, टीटीडी के मेंबर्स, उनका कमिश्नर, और बार बार बोलते हैं कि नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा। तो 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने जब उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने एंक्रोचमेंट निकालने का बिल पेश किया था, इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों इस सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया? क्यों लिया आपने वापस? आप उसको रखते, उसमें ऐड करते, अपनी ईमानदारी को दिखाते। अच्छा, आपको जानकर एक और तकलीफ होगी कि कलेक्टर अगर किसी मुतवल्ली को कोई ऑर्डर देगा कि आप ये काम करिए और मुतवल्ली नहीं सुनता तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम नमाज में अज़ान नहीं देना, मेरा ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बोलेंगे ऐसा कैसा कर सकते, ऐसा हो सकता, हो रहा है, तो मुतवल्ली जेल को चले जाएगा। कलेक्टर वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती। ये कैसा होगा? तो वक्फ बोर्ड को आप तो पोस्ट ऑफिस बना के रख दिए। वक्फ बोर्ड हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस कि वक्फ बोर्ड को इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अब इस कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, आपको पूरे प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ लो आप, उसमें प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल का। हिंदू धर्म में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है। क्यों आप यहां पर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब आप पोर्टल पर रजिस्टर करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे हमारे शौकत साहब सीनियर फोटोग्राफर हैं, ईश्वर रेड्डी साहब भी हैं। अब शौकत साहब एग्जाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर कि भाई ये वक्फ है, तो फौरन कोई भी रोड चलता आदमी बोलेगा नहीं नहीं शौकत की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्टर नहीं होना। अब होता क्या, इस बिल में पढ़ो, कलेक्टर अगर शौकत की प्रॉपर्टी के खिलाफ मिसाल के तौर पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, जैसा इंक्वायरी ऑर्डर करा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। इट विल नॉट बी अ वक्फ प्रॉपर्टी टिल द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंप्लीट करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, बैठे आराम से बैठे, मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी लूज कर दिया। क्या इस तरह का प्रोविजन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है? क्या इस तरह का प्रोविजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है? जैन धर्म में है? नहीं है। यहां पर क्यों लाए फिर आप? अब पोर्टल पे चढ़ेंगे, जैसा कोई नहीं नहीं अरे ये तो है ही नहीं भाई, वक्फ की नहीं है, चलो कलेक्टर साहब ऑर्डर कर दिए इंक्वायरी, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है जाके। सेक्शन 3C पढ़ो, एनी पर्सन, अरे कौन होगा भाई, कुछ तो है ना, लोकल स्टैंड है, कुछ नहीं, डालो। तो जितने इसके जो 48 या 49 अमेंडमेंट्स है, ये कोई इसका वक्फ से ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिए कि अगर किसी को वक्फ से निकल के ट्रस्ट बनाना है तो ट्रस्ट बना लो। कहां इसका फायदा होने वाला है वक्फ बोर्ड को? और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक वेबसाइट पे जाओ आप लोग, कौमी तरक्याती स्कीम है, 22-23 में
मेरे ख्याल से अगर गलत मेरा मेमोरी सही है तो कुछ 17 करोड़ अलॉकेट हुए, 3 करोड़ रिलीज करे, 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ उसमें। इसमें कौन आके, मैं आके रोका था। 10 साल से आप सरकार में है ना, ये स्कीम 10 साल से आप क्या खर्चा करें बताओ। तो ये अच्छा, फिर ये बोल रहे कि हम 2 महिलाओं को मेंबर बना रहे, इतना झूठ बोलते हैं लोग। 95 एक्ट में आप पढ़ो, स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन, और वो मुस्लिम होना चाहिए, नंबर 1। इन्हों क्या कर दिए, शैल बी 2, माने यहां वहां पर पहले क्या था, कम से कम 2 से बढ़ भी सकते थे, इन्हों 2 कर दिया खाली। फिर उसमें आप क्या कर रहे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 11 नॉन मुस्लिम बना सकती सरकार। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम को बना सकते और 4 मुसलमान रहेंगे। अब इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता था, एमएलए का, बार काउंसिल का, मुतवली का, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी। अब जब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी, क्यों करेंगे, प्रोविजन क्यों लेके आए, जब नॉमिनेट करेंगे तो वक्फ बाय यूज है, कोई काबिज है, समझे आप। तो गवर्नमेंट जब बोलेंगे नहीं ये वक्फ बाय यूज खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, एनक्रोचर मालिक बन गया, गवर्नमेंट जब कलेक्टर फैसला लेंगे तो ये वक्फ बोर्ड सब खाली गूंगे अंधे बन के जी हुजूर बोलेंगे। नॉमिनेट ये लोग करेंगे ना, नॉमिनेट को ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो उनको थाली बजाएंगे, जो उनके सामने लेट जाएंगे, उनको ही बनाएंगे ना। तो इसीलिए नॉमिनेशन लेके आ रहे स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। आप ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई वक्फ बोर्ड में, और एक अमेंडमेंट बता रहा हूं, तो उसको चैलेंज करने का टाइम 1 साल का है, इन्हों क्या कर दिए 2 साल कर दिए, माने लड़ते रहो। और एक झूठ जो गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही कि नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ कोई कोर्ट को नहीं जा सकता था, आप सुने होंगे, कोर्ट को नहीं जा सकते, कैसे, कितना झूठ बोल रहे हैं। भारत में 14 या 20 ऐसे ट्राइब्यूनल है, चाहे जिसमें मशहूर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आपके ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल्स है, जिसके जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते, मगर रिव्यू पिटीशन डाल सकते, रिव्यू पिटीशन। और जब हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड देख सकता। अब आप क्या बोल रहे, नहीं रिव्यू नहीं, अपील होगा। अपील माने पूरे एक कोर्ट में पूरे भारत में लाखों केसेस पेंडिंग है, लाखों, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया। ये बोल नहीं ट्राइब्यूनल का झूठ बोले, हमारे हिंदू भाइयों को देश में झूठ बोल दिए, नहीं कोई जा ही नहीं सकता ट्राइब्यूनल। अरे जा सकता पापा, एनजीटी का ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आप रिव्यू डालते हाई कोर्ट में, कौन रोक रहा, कोई रोक नहीं सकता किसी को। नहीं पूरे देश में प्रोपेगेंडा करते, नहीं जा ही नहीं सकते थे, हम कर दिए। अरे क्या करें आप। अब ट्राइब्यूनल का 95 एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता था चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ऐसा हैदराबाद का ट्राइब्यूनल है, ये तेलंगाना, उसको तेलंगाना हैदराबाद हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे। जब वो अपॉइंट करते थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता आदमी वो डिस्ट्रिक्ट जज। अब आप क्या बोल रहे, रिटायर्ड को बना सकते, जब रिटायर्ड को बनाएंगे तो उन्हें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं रहेगा। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मुसलमानों के फायदे में, हमको बताओ। और आप बोल रहे ओबीसी को हम लाके डालेंगे। अरे भाई साहब, जिस पार्टी में 2014, 2019, 2024 में कितने मुसलमान जीत के आपके पास बताओ। अब तो 240 में चंद्राबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और मांझी की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, एक मुसलमान नहीं है इनके पास। और इन्हों चले हम मुसलमानों के मोहब्बत में काम करें। एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है आपके पास।
कौन सा मुसलमानों की मोहब्बत में आप काम करने जा रहे हैं? तो ऑल इन ऑल ये है कि ये वक्फ की बर्बादी के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाओं को छीनने के लिए, और आखिरी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, एक वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते हैं, यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं उसको, वक्फ करके चले गए। और खास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हजारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे जमीनात है, उसका रेवेन्यू आता पंजाब हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे, कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा, तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी, वक्फ से निकल गई प्रॉपर्टी। वो क्यों करे आप? वो किसको रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाना चाह रहे बताओ आप? ये ऑल इन ऑल है। मैं इतना लंबा और बोल सकता हूं, मगर जो बेसिक, जो अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है, हम उसकी तायीद करते हैं, और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए, और सबसे अहम बात ये, उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। ये हमको आपको इत्तला देना था। अगर आपके कोई सवालात है तो आप बारी बारी से मुझसे पूछ सकते, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका शॉर्ट में जवाब देने के लिए। हाँ, अमित शाह अपनी स्पीच में और पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोविजन हम बोरा कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं, सेक्शन 2 का, मगर उस प्रोविजन में उनका नाम ही नहीं है ना मैडम। उनको धोखा दे दिया आप, क्योंकि देखिए बोरा जो मुस्लिम होते, उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते, उनको वो दाइल मुतलक कहते। तो उनके जितने वक्फ प्रॉपर्टीज होते उसमें मुतवल्ली नहीं होता, सिर्फ उनके दाइल मुतलक, माने उनका जो जैसा मुफद्दल साहब है वो ही हो सकते। आप उनका नाम लेके उनके खंधे पर रख के तोप चला दिया, मगर उनको ही नहीं दिया कुछ भी। आप प्रोविजन में जिक्र आ रहा ना, उनका नहीं दिया, उनको नहीं है जिक्र उनका। और उसमें गवर्नमेंट सेक्शन 2 से एक रूट बना दी, अगर आपको वक्फ से निकलना है तो ट्रस्ट बना लो। आप एक्ट बना रहे ना, वक्फ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बना रहे, मगर गवर्नमेंट क्या बोल रही, बेटा ये रास्ते से निकल सकता, निकल जा। तो पतली गली बोलते हैं, हैदराबाद में क्या बोलते हैं, पतली गली से पकड़ ले, पतली गली से रास्ता बता रहे आप। They are saying if you create a trust now, you can come out of waqf. अब आप बताइए, is this in the interest of waqf? आप पूरा बाजा बजा रहे हिंदू भाइयों में जाके, और हम ऐसा कर दिए। अरे तुम रास्ता बता रहे निकलने का, तुम कैसा रास्ता बनाते हैं ट्रस्ट का? एक मिनट, आप पूछिए ईश्वर जी क्या कहा। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ,
एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको, मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।